अच्छा, आगे इस पे कंटिन्यू करते हैं फिजिकल साइंसेस पे। डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्स और प्लैनेट्स को डिफाइन कर दिया था। स्टार्स और प्लैनेट्स का क्या डिफरेंस है? सबसे पहले स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, जो हमने बात की थी न्यूक्लियर फ्यूजन की, कि सन के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अपने अंदर प्लैनेट्स के अंदर कोई एनर्जी रिएक्शंस नहीं होते, ना ही न्यूक्लियर फ्यूजन ना ही न्यूक्लियर फिजन, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। कॉम्पोजिशन क्या है? स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये चीज याद रखिए, हाइड्रोजन और हीलियम से स्टार्स बने होते हैं। और प्लैनेट्स किससे बने होते हैं? रॉक से, आइस से, गैस से, वाटर से या मेटल से। ये प्लैनेट्स इन चीजों से बने होते हैं। हमने देखे थे इनर प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स कहलाते थे, या फिर आउटर प्लैनेट्स गैसियस प्लैनेट्स कहलाते थे, उनमें आइस की रिंग्स वगैरह बनी होती हैं। इसका थर्ड डिफरेंस है, स्टार्स डोंट ऑर्बिट अराउंड प्लैनेट्स। ये किसी भी प्लैनेट्स के अराउंड ऑर्बिट नहीं करता, लेकिन प्लैनेट्स जो है वो ऑर्बिट करते हैं स्टार्स के अराउंड। हमने देखा था सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है, तो इसके अराउंड क्या है? प्लैनेट्स स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। स्टार्स हैं अपनी लाइट इमिट कर रहे होते हैं, इमिट लाइट्स, लेकिन प्लैनेट्स लाइट इमिट नहीं कर रहे होते हैं अपनी, बस वो। अच्छा, टेम्परेचर क्या है स्टार्स के? हमेशा स्टार्स हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं आपके सिस्टम में। और जो प्लैनेट्स हैं, कुछ प्लैनेट्स कोल्ड होते हैं, कुछ आपके पास हॉट होते हैं। प्लैनेट्स के टेम्परेचर डिफर कर रहे होते हैं। डॉर्क प्लैनेट क्या होता है? डॉर्क प्लैनेट भी वो प्लैनेट होता है जो कि ऑर्बिट करता है सन के अराउंड, लेकिन उनके पास हैज इनफ मास टू गिव इट नियरली राउंड शेप। उनके पास नियरली राउंड शेप होता है। इट हैज नो क्लियर नेबरहुड, नो क्लियर नेबरहुड ऑफ इट्स ओन ऑर्बिट। जो हमने प्लूटो को देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, प्लैनेट्स के अपने प्लैनेट्स के अपने क्लियर नेबरहुड होता है, लेकिन आपके पास डॉर्क प्लैनेट्स वो होते हैं जिनके क्लियर नेबरहुड नहीं होते, तभी उनको डॉर्क प्लैनेट बोला जाता है। प्लूटो पहले प्लैनेट्स की डेफिनेशन के अंदर आता था, प्लैनेट्स, लेकिन अभी बाद में क्या हुआ, इसको प्लैनेट से हटा के इसको डॉर्क प्लैनेट कर दिया गया, क्योंकि इसका कोई क्लियर नेबरहुड नहीं है। फेजेस ऑफ मून की बात करते हैं। फेजेस ऑफ मून। अच्छा, फेजेस मून के आपके पास दो चार चीजें आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है न्यू मून का और फुल मून का। न्यू मून तब होता है जब, अच्छा अगर आप इस पे लिखना चाहें साथ साथ, तो व्हेन मून इज इन बिटवीन अर्थ एंड सन। इसका मतलब यहाँ पे ये जो बात आ रही है, यहाँ पे ये सन है, ये मून होता है, और ये अर्थ है, ठीक है। व्हेन मून इज इन बिटवीन सन एंड अर्थ, पहली चीज, सन लाइट्स द साइड ऑफ द मून फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे जो मून की जिस साइड पे रोशनी पड़ रही है, सन की रोशनी जिस साइड पे पड़ रही है, इस साइड पे पड़ रही है ना रोशनी, तो ये क्या साइड है? अवे फ्रॉम द अर्थ। साइड ऑफ मून फेसिंग टुवर्ड द अर्थ इज डार्क। जो साइड फेसिंग अर्थ की तरफ फेस करिए ना, वो डार्क साइड है। यहाँ पे ये डार्क साइड है। हमें यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता, आसमान बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा होता है, क्योंकि हमारे पास ना मून, बिल्कुल मून की रोशनी नजर नहीं आती, क्योंकि जो डार्कर साइड ऑफ द अर्थ है ना, और डार्कर साइड ऑफ द मून है, वो अर्थ को फेस कर रही होती है। उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है फुल मून, जहां पे हमें पूरा चांद नजर आता है, ठीक है। इसकी व्हेन मून इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, इसका मतलब है यहाँ पे अब क्या है? सन, अर्थ और मून, पूरी सन की रोशनी अर्थ मून पे पड़ी होती है, और इसी वजह से हमें पूरा मून कंप्लीट नजर आ रहा होता है। यहाँ पे इस चीज को कॉन्सेप्ट देते हैं फुल मून का। अच्छा, एक चीज आपने फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के बारे में, ये फर्स्ट क्वार्टर है और ये थर्ड क्वार्टर है। दिस इज थर्ड क्वार्टर, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर। इसके बारे में आपने क्या बात याद रखनी है? इन दोनों को बोलते हैं हम लोग हाफ मून। ये भी हाफ मून है, सॉरी, हाफ मून, ठीक है। व्हेन मून इज एट 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, व्हेन मून इज एट 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, सेम फॉर दिस। इसका मतलब है जब हाफ मून इल्यूमिनेट होता है और हाफ शेडो में होता है। हाफ मून इल्यूमिनेट है और हाफ इन शेडो, इसको बोलते हैं क्वार्टर। उसके बाद आपके पास एक टर्म इस्तेमाल होता है क्रीसेंट का। व्हेन मून इज लेस देन हाफ इल्यूमिनेटेड, लेस देन हाफ इल्यूमिनेटेड होता है, उसको क्रीसेंट कहते हैं हम लोग। ये क्रीसेंट नजर आ रहा है आपको?
ये क्या है, लेस देन हाफ इल्यूमिनेटेड। गिबियस बोलते हैं व्हेन मून इज हाफ मोर देन हाफ इल्यूमिनेटेड। ये गिबियस वर्ड है, व्हेन मून इज मोर देन हाफ इल्यूमिनेटेड। ठीक है, उसके बाद वैक्सिंग आता है व्हेन ग्रोइंग और एक्सपेंडिंग इन। अच्छा, ये वैक्सिंग का मतलब होता है ये ग्रो कर रहा है इल्यूमिनेशन पे, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या है, ग्रो करेगा। और यहाँ पे क्या है, वैनिंग का मतलब होता है लेस, जब इसकी इल्यूमिनेशन खत्म होती जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नंबर 1, न्यू मून। जब आपका वो साइड मून की आपको अर्थ को नजर आती है जो बिल्कुल शेडो में होती है, जिसमें हमें बिल्कुल मून नजर नहीं आता। फिर अगेन मून इस तरह रिवॉल्व करता है अराउंड द प्लेनेट। उसके बाद क्या है, थोड़ा थोड़ा इसका इल्यूमिनेट होना स्टार्ट होता है और ग्रो करता रहता है इल्यूमिनेशन, इसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रीसेंट। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर में पहुंचता है जिसपे हाफ ऑफ द मून इल्यूमिनेट होता है। उसके बाद ये और बढ़ता है जिसे बोलते हैं वैक्सिंग गिबियस, व्हेन मोर ऑफ द हाफ मोर हाफ ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड। उसके बाद ऐसे फुल मून की तरफ पहुंचता है जब पूरा हमें मून नजर आ रहा होता है। उसके बाद अगेन इसकी रोशनी कम होती जाती है, लेकिन गिबियस तो है हाफ ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड, लेकिन क्या है, वेनिंग कम होती जा रही है इल्यूमिनेशन। अगेन यहाँ पे थर्ड क्वार्टर पे हाफ ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड, और अगेन इन द लास्ट स्टेज ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, वेनिंग अगेन बहुत हाफ लेस देन हाफ ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड और कम हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है, फुल मून की तरफ दोबारा न्यू मून की तरफ जाता है। ये साइकिल इस तरह स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एक्लिप्स किसे कहते हैं? हमने सुना होता है कि चांद गिरन और सूरज गिरन का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। एक्लिप्स होता है बेसिकली आसान अल्फाज में जब तीन ऑब्जेक्ट्स, तीन सेलेस्टियल बॉडीज उन्हें बोलते हैं जो कि सस्पेंडेड है ना यूनिवर्स में, चाहे वो स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सबको चीजें बोलते हैं सेलेस्टियल। जो जो यूनिवर्स में सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। एक्लिप्स है ऑब्सक्यूरिंग ऑफ वन सेलेस्टियल बॉडी बाय अनदर। इसका मतलब है, देखिए ये सन है, एग्जाम्पल ये मून है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब क्या है, जब तीनों चीजें कोई भी इन तीनों में से कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन लाइन आ जाए तो क्या होता है, एक बॉडी का शेडो दूसरी बॉडी पे ऊपर पड़ रहा होता है। मतलब एक बॉडी का शेडो दूसरी बॉडी पे पड़ रहा होता है, आइदर वो इस कंडीशन में हो या फिर इस कंडीशन में हो। अर्थ बीच में आ जाए, मून इस तरफ आ जाए, यहाँ पे क्या है, अर्थ का शेडो आपके पास मून पे पड़ रहा होता है। When three celestial objects, sun, moon and earth are in line या in tandem बोलते हैं इस चीज को, तो इसको मतलब, और इसकी वजह से क्या होता है, एक बॉडी का शेडो दूसरी बॉडी के ऊपर पड़ता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स। Event in which three celestial bodies, sun, moon and earth are in tandem। ठीक है, we have two types of eclipse, lunar eclipse और solar eclipse। हमारे पास दो तरह के इक्लिप्स होते हैं। पहले बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की। अच्छा, सोलर इक्लिप्स की बात करने से पहले हम लोग एक बात स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक बेसिक डायग्राम है, सन, अर्थ और मून बनाता हूं मैं। मून, इसको समझने से पहले दो चीजें, दो टर्म याद रखिएगा, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। आपने देखा होगा किसी भी बॉडी को, जब भी बॉडी का शेडो होता है, दो तरह के शेडो होता है, एक डार्क शेडो होता है, दूसरा लाइट शेडो होता है। जब बॉडी का डार्क शेडो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अम्ब्रा रीजन, डार्क शेडो। और बॉडी का जो उस डार्क शेडो के अराउंड आप देखिए बहुत लाइट शेडो आपको नजर आ रहा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पेनम्ब्रा रीजन, दैट इज लाइट शेडो। अच्छा, अब हम लोग सोलर इक्लिप्स की बात कर रहे हैं। सोलर इक्लिप्स सन, मून और अर्थ। इसकी डेफिनेशन आप कैसे बना सकते हैं, व्हेन मून इज इन बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, जब मून होता है इन दोनों के बीच में और मून का शेडो अर्थ पे पड़ रहा होता है। मून के दोनों तरह के शेडो अर्थ पे पड़ रहे होते हैं, एक डार्क शेडो और लाइट शेडो। इस ये जो डार्क मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बिल्कुल फुल रेड पे, इसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज अम्ब्रा रीजन। और ये बाकी जो एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा रीजन।
ठीक है। अब क्या हो रहा है, मून बीच में आ गया, इसका दोनों लाइट शेडो और डार्क शेडो अर्थ पे पड़ रहा है, तो इक्लिप्स हो रहा है, एक बॉडी का शेडो दूसरी बॉडी के पड़ रहा है, तो दैट इज इक्लिप्स। अब वापस जाते हैं सोलर इक्लिप्स पे। शेडो ऑफ सन बाय द मून, शेडो ऑफ द सन बाय द मून किस पे पड़ रहा है, अर्थ पे, हमने अभी देखा यहाँ पे। सेकेंड है हमारे पास ब्लॉक्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन द अर्थ, ये क्या करता है, जो मून क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है सनलाइट फॉलिंग ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे सनलाइट पड़ रही है उसको ब्लॉक कर रहा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। आपने एसएमई से याद रखना है, सन, मून एंड अर्थ, इसका मतलब व्हेन मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स और एन्युलर सोलर इक्लिप्स। जब अम्ब्रा रीजन, डार्क शेडो और पेनम्ब्रा रीजन दोनों, जो हमने डायग्राम बनाई थी, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा रीजन दोनों अर्थ के ऊपर पड़ रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स। सेकेंड है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, अम्ब्रा रीजन, अम्ब्रा जो इधर अम्ब्रा डार्क रीजन है ना, ये अर्थ की शेडो से, अर्थ की रेंज से बाहर आ जाता है यहाँ पे, लेकिन इसका लाइट शेडो जो है, लाइट शेडो अर्थ पे पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जिसमें ओनली इट्स पेनम्ब्रा रीजन कास्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इस हम लोग इस चीज को बोलते हैं पेनम्ब्रा रीजन। एन्युलर सोलर इक्लिप्स होता है व्हेन मून कवर्स द सेंटर ऑफ द सन डिस्क। क्या होता है, हमारे पास ये सन है, ठीक है, मैं अभी अर्थ से देख रहा हूं इसे, मून मेरे सामने आया और इस सन को ब्लॉक किया, लेकिन मून अभी क्या है, दूर है, और उसने सन को ब्लॉक करने की कोशिश तो की है, इसने क्या की, ये सनलाइट तो ब्लॉक कर दी, लेकिन हमें क्या है, ये साइड में ये रिंग नजर आ रही है, ये हिस्सा तो डार्क में आ गया, लेकिन हमने क्या देखा है, यहाँ पे साइड पे रिंग नजर आ रही होती है, ठीक है, जैसे टिकटॉक की नहीं होती आपके पास लाइट्स होती हैं, रिंग लाइट्स होती हैं, बीच में अंधेरा नजर आता है और साइड में हमारे पास रोशनी नजर आती है, यहाँ पे अंधेरा होता है, तो इस कॉन्सेप्ट बोलते हैं एन्युलर सोलर इक्लिप्स व्हेन मून कवर्स द सेंटर ऑफ द सन डिस्क एंड टेम्परर कास्टेड। या आपने ये बात में, हमें क्या होता है, जब इस तरह के बीच में आके उसने कोशिश तो की है, लेकिन पूरे सन को कवर नहीं कर पाया हमारी नजरों से, तो उसकी साइड से जो रिंग नजर आती है उसे हम लोग बोलते हैं एन्युलर सोलर इक्लिप्स, और इसको बोलते हैं कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डिस्क शेप बना रहा होता है। ओके, उसके बाद ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। ये सन है, अर्थ, अच्छा प्लीज डायग्राम सही बनाइएगा, ये तो रफ बना रहा हूं। और ये है मून, ये है अम्ब्रा रीजन मतलब डार्क शेडो, ये पेनम्ब्रा है, और ये भी पेनम्ब्रा है। इसमें क्या हो रहा है, व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, इस चीज को बात करता है। अच्छा पहले से अब क्या है, एक इक्लिप्स हो रहा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। ओके, जब, अब इसकी थ्री टाइप्स है, यहां पे पहले समझा देता हूं, चीजें और समझ आ जाएंगी। पहली है टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। टोटल ल्यूनर इक्लिप्स है जब मून कंप्लीटली अम्ब्रा रीजन में लाया कर रहा है, मतलब डार्क शेडो में, यहाँ पे हमें मून बिल्कुल नजर नहीं आता, मतलब डार्क शेडो पे होता है हमारे पास, तो जब मून कंप्लीटली राय करता है अम्ब्रा रीजन में, उसे हम लोग बोलते हैं टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, टोटल इन अम्ब्रा रीजन, ठीक है। सेकेंड है पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, हमें पता है मून रिवॉल्व करता है प्लेनेट के अराउंड, जब मून रिवॉल्व करता है और यहाँ से यहाँ पे आ गया मून, ठीक है। अब क्या है, ये अम्ब्रा रीजन में भी आ रहा है और पेनम्ब्रा रीजन में भी आ रहा है ना, दोनों रीजन में आ रहा है। अब इसको छोड़ दें आप, इस चीज को, एक मिनट, ओके। अब क्या है, मून यहां पर है, ये इस पे ऊपर कुछ, कुछ हिस्सा इसका डार्क शेडो में अम्ब्रा रीजन में, और कुछ इसका इसका कुछ हिस्सा इसका कहां पर है, पेनम्ब्रा रीजन में, इसे बोलते हैं पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। थर्ड इक्लिप्स है पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स, अगेन ओके। अब क्या है, और रिवॉल्व कर रहा है मून, और मून आ गया यहां पे, अब क्या है, मून टोटली पेनम्ब्रा रीजन में है। थर्ड क्या है, पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स, क्या है, जब मून टोटली पेनम्ब्रल रीजन में होता है, उसे थर्ड टाइप ऑफ लोग बोलते हैं
पेनम्बरा लूनर इक्लिप्स, ओके। लूनर इक्लिप्स अगेन, अर्थ सन एंड मून, व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, इक्लिप्स ऑफ द मून इसे कहलाता है। अर्थ कास्टेड शैडो ऑन द मून, अर्थ का मून जो शैडो है वो मून पे जा रहा होता है। मून अपीयर्ड डार्कड, थ्री टाइप्स ऑफ टोटल लूनर इक्लिप्स, अर्थ कंप्लीटली कवर्स द मून, इसका मतलब ये कौन से रीजन में था, अंब्रा रीजन में, ठीक है। सेकंड है पार्शियल, मून एंटर्स अर्थ अंब्रा बट नॉट कंप्लीटली, यहाँ पे इस पे लिख सकते हैं बोथ इन अंब्रा एंड पेनम्बरा रीजन, इसमें ये भी लिख सकते हैं। पेनम्बरा लूनर इक्लिप्स का मतलब है मून एंटर्स द पेनम्बरा, पेनम्बरा में एंटर्स द होल मून इन पेनम्बरा, जब मून कंप्लीटली कहां पर है, पेनम्बरा में, उसको हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स, इसका भी सवाल बहुत बहुत रिपीटेड है हमारे पास, सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स के बीच में डिफरेंस क्या है। सन इज ब्लॉक्ड, सोलर इक्लिप्स हमने देखा सन इज ब्लॉक्ड है, हमें क्या होता है, अर्थ पे क्या होता है, अंधेरा नजर आ रहा होता है, बिल्कुल डार्केंड। हमें ये भी पता है कि दोपहर के टाइम भी रात का समय होता है जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। यहाँ पे क्या है, मून इज इन द शैडो, लूनर इक्लिप्स हमने देखा मून शैडो में होता है। सेकंड, हैपेंस ड्यूरिंग द डे, ये डे टाइम पे होता है, और ये क्या होता है, नाइट टाइम पे होता है। थर्ड है मून इज इन द मिडिल, हमने ये डेफिनेशन देखी थी, मून यहाँ पे मिडिल पे था, यहाँ पे क्या था, अर्थ मिडिल पे था। चौथी चीज, हैपेंस ड्यूरिंग न्यू मून, न्यू मून याद है जब हम लोग पढ़े थे सन, जब हमने उसके फेजेस पढ़े थे तो हमने ये देखा था, न्यू मून ये था जहां पे हाफ जो शेडो था ये डार्केंड था और हम लोग यहाँ पे थे, अर्थ यहाँ पे था, तो हमें डार्केंड एरिया नजर आ रहा था। तो जब मून इस तरफ होगा, न्यू मून का फेज तो यही होता है ना, जब ये इन लाइन हो जाए, न्यू मून का फेज इन लाइन हो जाए, मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली इन लाइन आ जाइए आपका मून, तो उस टाइम पे चांसेस होते हैं कि ल्यूनर इक्लिप्स अकर हो। और यहाँ पे क्या हैपेंस ड्यूरिंग द फुल मून, हमने ये देखा था, ये सन था, ये अर्थ था, और ये फुल मून था, जो हमें बोलते थे कि कंप्लीट मून नजर आता है। तो इस कंडीशन में इसीलिए बोल रहा है, ये फुल मून के टाइम पे नजर आता है और वो न्यू मून के टाइम पे नजर आता है। कवर्स ओनली अ स्मॉल एरिया और सो फ्यू सी इट। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास सोलर इक्लिप्स है, मून छोटा है ना, तो ये पूरे अर्थ पे अंधेरा नहीं कर सकता, ये किसी ऐसे रीजन, कुछ खास रीजन पे अंधेरा कर सकता है, पूरे अर्थ पे अंधेरा नहीं कर सकता अपने शैडो से। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैन बी सीन, तो यहाँ पे जो लोग रहते होंगे, जो इस एरिया में रहते होंगे, वो देख सकते होंगे पूरा कंप्लीटली अंधेरा टाइप। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब अर्थ इतना बड़ा है और मून छोटा है, अर्थ तो पूरा इसे कंप्लीटली अंधेरे में ला सकता है ना, तो इसमें क्या है, कैन बी सीन बाय एवरी वन दैट कैन सी द मून, जो जो मून को देख सकते हैं वो सारे इस चीज को देखते हैं, इस फिनोमेना को। डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसके बारे में डिटेल में जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ को इमेजिनरी दो हिस्सों में काटा हुआ है, ठीक है। इससे इस जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, दैट इज 0 डिग्री, आई एम सॉरी, दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। अब इस 0 डिग्री से ऊपर भी ऐसी लाइंस आपको नजर आएंगी मैप पे, और इसके नीचे भी आपको ऐसी लाइंस नजर आएंगी, ये पैरेलल ये लाइंस होती हैं हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे। ये जो इक्वेटर है, इसके अपर हाफ को बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके लोअर हाफ को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके मल्टीपल 3 और रीजन है, वो आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, अभी फिलहाल क्या है, ये जो पैरेलल लाइंस आ रही है इनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। इसी तरह अर्थ को हमने इस तरह भी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगेन ये 0 डिग्री है, इस चीज को, इस लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, इस साइड को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यहां पे लाइंस देखेंगे तो आपको इस तरह की कुछ लाइंस नजर आएंगी,
पूरे मैप पे देखिएगा, आपको इस तरह की लाइंस नजर आ रही होगी, लेकिन लाइंस अल्टीमेटली क्या है, पोल्स को वापस मैच कर रही हैं। इनकी बीच में, लाइंस के बीच में ना यहाँ पे डिस्टेंसेस डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये प्राइम मेरिडियन है, ये इक्वेटर है, इसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं और इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, लैटिट्यूड्स क्या है, इट रन्स ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही थी लैटिट्यूड्स, और ये इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ कर रही थी इस तरह। देयर आर 181 लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड, इसका मतलब है ये बीच में इक्वेटर था, ठीक है, ये 0 डिग्री, इसके ऊपर 90 लाइंस थी, इसके नीचे 90 लाइंस थी, 90 90 180 प्लस 1, ये इक्वेटर की लाइन जो थी, टोटल 181 लाइंस है। देयर आर 360 लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड, ये जो लाइंस है टोटल, ये टोटल 360 डिग्री, 360 लाइंस है यहाँ पे लैटिट्यूड्स की। द लार्जेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है जो कि बीच में आ रहा था, इक्वेटर, दैट इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, और ये क्या कर रहा है, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है लॉन्गिट्यूड पे, ये प्राइम मेरिडियन था, ये अर्थ को डिवाइड कर रहा था किस पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, अनदर प्लेट, दे आर पैरेलल्स एंड नेवर मीट ईच अदर, ये हमने देखा था, ये पैरेलल्स हैं आपस में और आपस में बिल्कुल नहीं मिलते, ये कोई भी लाइन आपस में नहीं मिलती, ये पैरेलल्स है। लेकिन ये क्या है, दे आर नॉट पैरेलल्स एंड मीट एट द पोल्स, यहाँ पे हमने देखा है जो भी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी तो पोल्स पे तो मिलेगी, चाहे जिस भी डिस्टेंस पे जाए, तो ये डिफरेंसेस है। आई होप प्रिटी क्लियर। अर्थ प्लैनेटरी मोशंस, दो तरह के मोशंस होते हैं अर्थ के, टू मोशंस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट, अच्छा रोटेशन और रेवोल्यूशन का पहले जनरल बात कर लेते हैं। रोटेशन वो चीज होती है, कोई भी बॉडी जब अपने एक्सिस के अराउंड, ये जैसे बॉडी है ना, अगर आप वीडियो देख सकते हैं, अगर ये बॉडी है ये अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, किसी चीज के अराउंड नहीं कर रही, लेकिन अपने एक्सिस पे ही ये घूम रही है ना, इसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, कोई चीज जैसे बॉल पकड़ो और बॉल ऐसे घुमा लो, स्पिन करो बेसिकली, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन होता है किसी बॉडी के अराउंड मूव होना, किसी भी बॉडी के अराउंड मूव होना, उसे हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो हम लोग रोटेशन, अब देखें हमें पता है कि हमारी अर्थ रोटेट भी करती है और रेवोल्यूशन भी जाती है। रोटेशन, एनी ऑब्जेक्ट टर्निंग अराउंड एन इंटरनल एक्सिस, अपने एक्सिस पे जब मूव कर रही होती है उससे बोलते हैं रोटेशन। रेवोल्यूशन, एनी एन ऑब्जेक्ट टर्न्स अराउंड एनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेवोल्यूशन। अर्थ की बात करें, अर्थ रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास डे और नाइट तो आता है, 24 घंटे में रोटेट हो जाती है पूरी हमारी अर्थ, जिसकी वजह से डे और नाइट मिलते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है, हमारी अर्थ एक साल के अंदर सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो किसी और बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करें, जिसके साथ हमें सीजन मिल रहे होते हैं। अच्छा एग्जांपल्स, द अर्थ टर्न्स अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, द अर्थ सर्कल्स द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, द एक्सिस passes through a body's center of the mass, the body is free to be rotate upon itself or spin when one body moves around another, while rotation is used to mean the movement about around the center। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रोटेशन और रेवोल्यूशन का भी क्लियर हो गया। मेथड्स टू एस्टिमेट एज ऑफ यूनिवर्स, हमारे पास दो, इसका सवाल भी आया हुआ था कि क्या किस तरह एस्टिमेट करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं एज ऑफ यूनिवर्स को एस्टिमेट करने की। सबसे पहले फाइंडिंग द एज ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार, जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट स्टार है उसको फाइंड करो और उसकी एज फाइंड आउट करो। जब उसकी एज मिल जाएगी हमें ओल्डेस्ट स्टार की, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कितना पुराना हमारा कितनी पुरानी हमारी यूनिवर्स है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड एज ऑफ ग्लोबुलर क्लस्टर्स, सबसे पुराने जो हमारे पास क्लस्टर्स है उनकी एज है। डेंसिटीज आर मेजर टू डिटरमाइन एज, हम लोग क्या करेंगे, स्टार्स की जो ओल्डेस्ट स्टार्स है उनकी डेंसिटीज मालूम करेंगे और उन डेंसिटीज से हमें अंदाजा होगा कि इनकी एजेस क्या है। तो हमें क्या करना होगा, डेंसिटीज मालूम करने की किसकी, ओल्डेस्ट स्टार्स की। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हमें पता चला कि हमारी अर्थ 11 टू 8, हमारी यूनिवर्स 11 टू 18 बिलियन ईयर्स ओल्ड पुरानी है। सेकेंड है एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स। एक्सपेंशन रेट हमने अब हबल कांस्टेंट पढ़ा था ना, कि हमारे पास
किस रेट पे हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। जिस रेट पे एक्सपेंड होगी उसको हम लोग रिवर्सल जब कॉन्सेप्ट करेंगे, कितने साल में सारी चीजें रिवर्स होगी, एक सिंगुलैरिटी पे आएगा, तो हमें इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि हमारी यूनिवर्स की एज क्या है। टेस्ट व्हाट द रेट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, हमें जब रेट पता चल जाए किस रेट से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, तो हम लोग उसको रिवर्स करके हमें इतना अंदाजा हो जाएगा कि पूरा सिंगुलैरिटी भी जब सब कुछ रिवर्स करो और वापस सिंगुलैरिटी पे किस टाइम पे आएगा, तो हमें एज ऑफ यूनिवर्स पता चल जाएगी बेस्ड ऑन द अप्रोच ऑफ बिग बैंग। बिग बैंग में हमने देखा था ना, एक बैंग हो रहा है और चीजें दूर दूर जा रही हैं, दूर दूर जा रही हैं कि स्पीड के साथ, ठीक है। जब हमें स्पीड मालूम हो जाए तो हम लोग ये बोलेंगे यार रिवर्स पे अगर स्पीड करो, किस स्पीड से और कितने सालों में ये वापस आके, कितने बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वापस आके ये दोबारा सिंगुलैरिटी पे आता है। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंशन रेट ऑफ यूनिवर्स। ओके, ब्लैक होल। ब्लैक होल एक एरिया, स्पेस के अंदर एक एरिया है जिसके अंदर बहुत हाई ग्रेविटी होती है। इतनी ज्यादा हाई ग्रेविटी होती है कि कोई भी चीज इसके अंदर जाती है तो वापस से निकल नहीं सकती। इवन कोई मैटर हो या फिर कोई लाइट क्यों ना हो, लाइट भी इससे रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस नहीं आ सकती, इतनी ज्यादा इसकी हाई ग्रेविटी होती है, ठीक है। यहाँ पे नथिंग कैन कम आउट वेदर मैटर और लाइट, नथिंग कैन स्केप बाउंड्रीज, इसकी जो बाउंड्रीज है बेसिकली। अच्छा, इसकी डायग्राम आपको ऐसे भी नजर आएगी बहुत जगहों पे, ठीक है। ये नीचे डीप, ये बोलते हैं ब्लैक होल एज अ बाउंड्री नोन एज इवेंट होराइजन। ये जो है ना इवेंट होराइजन है, और इसके बाद की नॉलेज अभी तक किसी के पास नहीं है। जो इवेंट होराइजन हमें पता है कि इवेंट होराइजन, इसके बाद जो चीज यहाँ पे चलेगी तो वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती, चाहे वो लाइट हो या कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार, और ये भी सवाल हमारे पास आया हुआ है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे रिलेटिवली अर्थ बात करते हैं। मेजर द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के रिलेटिवली हम लोग क्या करते हैं, ब्राइटनेस ऑफ द स्टार मालूम करते हैं, स्टार की ब्राइटनेस क्या है। और यहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड स्केल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये स्केल होता है बैकवर्ड। क्या मतलब है अभी देखते हैं सबके बारे में। नेगेटिव मैग्नीट्यूड बीइंग ब्राइटर देन दोज विद अ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैं आपको इस पे अगर बात बता दूं, इसको स्केल के साथ समझा देता हूँ। ये जीरो होता है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह का स्केल होता है, ठीक है। ये बैकवर्ड स्केल इसलिए कहलाता है, तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड बीइंग ब्राइटर, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना उतना ही ज्यादा ब्राइटर होगा, ठीक है। देन दोज द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, जितने पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा डिमर होगा। ऑब्जेक्ट्स आर ऑन लेफ्ट आर ब्राइटर देन दोज अपीयरिंग ऑन राइट आर डिमर। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट पे जितने भी हैं वो ब्राइटर होते हैं, और जो राइट पे होते हैं जितने भी वो डिमर होते हैं। और जितना ज्यादा राइट बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा उसका डिम पॉइंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है इन अदर वर्ड्स, जितने लोअर नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर आर लोअर नंबर, जितना ज्यादा लोएस्ट नंबर होगा उतना ही ज्यादा ब्राइटर स्टार होगा, जितना ज्यादा हाईएस्ट नंबर होगा उतना ही ज्यादा डिमर स्टार होगा। ये हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे, तो ये हाईएस्ट स्टार है। तो ये लोगैरिथम स्केल है, इस पे हमें पता चलता है कि हम लोग क्या करते हैं, इनको कोई ना कोई स्टार्स को रेटिंग दे देते हैं, और रेटिंग से हमें पता चलता है कि वो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है या कम है। दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार। उसके बाद कलर ऑफ स्टार कोरिलेटेड विद टेम्परेचर। एक और सवाल था यहाँ पे, एक स्टार का कलर किस तरह टेम्परेचर से कोरिलेट करता है। स्टार्स एंड डिफरेंट कलर, हर स्टार्स के डिफरेंट कलर हमें मिलते हैं, नजर आते हैं। किसी का रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, इस तरह के स्टार्स मिलते हैं, which are indicators of its temperature. Color जो है वो data that is the indicator of temperature. Surface temperature of a star determines the color of light it emits. जो भी सरफेस टेम्परेचर होता है उसी को देख के हम लोग ये हमें पता चल जाता है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डिटेल लिखी हुई है, ब्लू स्टार्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट स्टार कहलाता है। मतलब एक ब्लू कलर को हम देख के बता सकते हैं इसका टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होगा इसका। ब्लू स्टार बहुत हॉटर टेम्परेचर, ब्लू स्टार्स हॉटर देन येलो स्टार्स। इसका मतलब ब्लू सबसे ज्यादा हॉटर है, फिर येलो आते हैं, फिर येलो हॉटर देन रेड होते हैं। रेड कम से कम बहुत कम हॉटर होते हैं यहाँ पे,
सबसे पहले क्या है, ब्लू होता है, ऑरेंज होता है, सॉरी येलो होता है, ऑरेंज होता है, देन रेड होता है। कलर इंडिकेट्स स्टार टेम्परेचर। कलर क्या कर रहा है, स्टार के टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है और ऑल्सो सजेस्ट स्टार एज। कलर एक तो टेम्परेचर भी इंडिकेट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसकी एज को भी सजेस्ट कर रहा होता है। तो यहां तक फिजिकल साइंसेस के वो सारी कोशिश की है, सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए जो कि पेपर में आ जाते हैं। और फिजिकल साइंस, सॉरी एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो से नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, और नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बहुत क्वेश्चन हमारे पास पेपर्स में आए, तो इंशाल्लाह पूरी सीरीज को अकॉर्डिंगली इसी तरह लेके चलेंगे। कोई सवाल हो, कोई चीजें समझ ना आ रही हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।